सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग, कृषि वैज्ञानिक एवं पर्यावरण वैज्ञानिक, भारत सरकार। आज आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आज अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग, हम सभी लोग साथ मिलकर जो है इस पर्यावरण को, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति बनी हुई है और जिससे लगातार जो है पृथ्वी तपती जा रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में सभी अभी अवगत ही होंगे कि हम लोग दशकों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है अभी तक जो है इसमें हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि कुछ जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया या कुछ और विकसित देश हैं, उनका कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ ही गया है। इसके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ा है। साथ ही साथ रासायनिक खाद वगैरह का जो प्रयोग होता है, इसकी वजह से भी हमें पर्यावरण में बहुत तेज़ी से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें जो है जो जितनी मात्रा में पृथ्वी पर आती है उतनी मात्रा में वापस नहीं जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा पाती। जिस कारण से जो है अगर वो कम गई तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी, अगर वो ज़्यादा गई तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। लेकिन चूँकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो है उनका और कुछ कार्बन गैसेज हैं, उनकी वजह से जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है ब्लॉक हो जाता है और वो रोशनी वापस नहीं जा पाती, जिस कारण से जो है हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। और इसके जिम्मेदार जो है हम जो कुछ बहुत ही विश्व में शक्तिशाली देश हैं वो, और कुछ जो इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहे तो कृषि में जो आपको रासायनिक खाद उपयोग होता है, उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का उत्सर्जन होता है और इसकी वजह से जो है आपको जो एयर ब्लॉक हो जाता है, लाइट ब्लॉक हो जाता है हमारे पर्यावरण में, पृथ्वी में, और जिस कारण से आपको तेज़ी से जो है पृथ्वी गर्म होती जा रही है। तो इसके संदर्भ में मैं सभी से आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि जो भी रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसका उपयोग नहीं के बराबर में यहाँ हो सके तो तुरंत ही बंद करें। और इसके विपरीत ऐसे कई सारे जो है हमारे पास विकल्प हैं, जैसे आयुर्वेदिक खाद है या जैविक तरीके से आप कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट करके बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, जिसके माध्यम से आप खेती कर सकते हैं, उत्तम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको रासायनिक खादों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं इसके साथ साथ एक और बातों के साथ प्रस्तुत हुआ कि हमारा जो संकल्प है विकसित भारत को बनाने का, उसके संदर्भ में मैं प्रस्तुत हूँ। विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 2047 तक हम लोग $30 ट्रिलियन की इकॉनमी पहुँच पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि हमारे पास वर्क फोर्स बहुत अच्छा है, हमारे पास यंग इंडिया हमारे पास अच्छा है, अच्छी मात्रा में है, हमारे पास एक्सपीरियंस ओल्ड एंड एक्सपीरियंस इंडिया जो है, एनर्जेटिक यंग इंडिया और ओल्ड और एक्सपीरियंस जो है हमारे पास जो हमारे वर्ग हैं, ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन सभी की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। तो आज हमारे पास वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग अभी तक अनुमानित जो वृद्धि है उस अनुसार नहीं पहुंच पा रहे हैं जो होना चाहिए। इस कारण ये है कि जो हमारे कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं या कुछ राजनीतिक दल है, उनकी वजह से लगातार जो है हमारे जो राष्ट्र की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी भी जो अपोजिशन लीडर्स है वो लोग कहते हैं कि जो है राजनीतिक स्तर पे कुछ नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे जो लूट मची है, और ख़ासतौर पे जो कांग्रेस के शासन में जो दशकों तक 6 दशक तक लगभग उनका या उनकी मिलीजुली सरकारों का शासन रहा, उसके दौरान जो उन्होंने नुकसान किया भारत का, कहा जाता है कि उनके पास पैसा नहीं कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की जो आपको सोनिया गांधी हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। वो सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार करती हैं। तो मेरा एक सवाल है कि जो है आखिर वो कौन सा नौकरी करती है, कौन सा ऐसा काम करती है कि वो दुनिया की विश्व की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार करती है? तो जब तक उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, जब तक उन्होंने कुछ किया नहीं, जिसके कई सारे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट भी हैं, कई सारे बार उन्होंने घोटाले में उनको शामिल हुए, लेकिन अपने पैसे के दम पे, बलबूते पैसे, पहुंच पैरवी के दम पे, फंड्स की विदेशी फंड के दम पे जो है वो हर बार बच निकलती हैं। मुझे किसी का डर नहीं है, और चूँकि वो लोग कोशिश करेंगे ऐसा कुछ मुझे डराने धमकाने का, तो आज तक तो कुछ कर नहीं पाए हैं, और करेंगे तो इसकी तैयारी मैंने भी कर रखी है, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मेरे पास इतनी शक्ति ज़रूर है कि मैं अगर वो सोचें उससे 10 गुना मैंने किया भी है। और इसका असर कर्नाटका से लेकर के या फिर आपको बहुत ज़्यादा सरकारी बदली, बिहार में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी असर देखने को मिला कि जब मेरा नुकसान होता है तो कितनों का क्या नुकसान होता है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, इसके संदर्भ में मेरे भी कुछ विचार हैं, और जो जिस रोड मैप पे हम लोग काम करके हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव यंग इंडिया हैं, जो बहुत अच्छे हैं, और एक्सपीरियंस्ड जो इंडिया भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है अनुभवी हैं। वो लोग भी, वो वर्ग के लोग भी हमारे पास हैं, जिनके मार्गदर्शन हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। और यंग इंडिया जो क्रिएटिव इंडिया है, अगर वो कुछ गलतियाँ भी करते तो अनुभवी जो भारत के लोग हैं, अनुभवी वर्ग के लोग हैं, वो उसको सुधार सकते हैं। तो आइए इसके संदर्भ में हम बढ़ते हैं कि मेरा जो प्लानिंग है कि 25 ईयर्स जो है रोड मैप है, मेरा मानना है कि हम लोग $30 ट्रिलियन नहीं, 2047 तक $30 ट्रिलियन नहीं, बल्कि हम लोग $100 ट्रिलियन ऑफ इकॉनमी पहुँच सकते हैं। अब ये कैसे संभव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए इसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि हर एक 5 साल, हर एक कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स में हम लोग क्या हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारी ग्रोथ रेट हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी जीडीपी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस जो है हम लोग पर एनम हम लोग कितना हम लोग कैपिटल हम लोग हासिल करेंगे, प्लस जो है हमारा जो
हमारा जो किन किन सेक्टर्स पे हमारा काम होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन संदर्भ में हम लोग काम करेंगे। जो हमारा टारगेट है वो कैसे अचीव होगा, इसके संदर्भ में जो करप्शन फ्री इंडिया है इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आइए इस संदर्भ में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो टारगेट है, मेरा मानना है, मेरा विजन है कि हम लोग 100 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी जो है 2047 तक पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो चीन में आपको आधी से अधिक आबादी जो है शिक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपनी शिक्षा नीति ऐसी बनाई। आज हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, ये बहुत ही अच्छी नीति है। इसके माध्यम से जो है लोगों को क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा, लोगों को अपने शिक्षा को सुधारने का मौका मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार की ही ये उपलब्धि है, जिसके माध्यम से जो है जो युवा वर्ग हैं उन लोगों को कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ रचनात्मक करने का और देश के विकास में योगदान देने का मौका मिला है। तो 100 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी जो है, मेरा मानना है हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे हम लोग पहुँचे। जैसे एग्रीकल्चर, मेरा मानना है एग्रीकल्चर, कृषि, क्योंकि अभी भी हमारी 47% जो है GDP का जो है जो हमारे एग्रीकल्चर ही लगभग है 47% के करीब। पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर हमारे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उसमें 47 से 50% पे। फिर दूसरा क्षेत्र एनर्जी है, तीसरा क्षेत्र टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग है, दूसरा क्षेत्र ऊर्जा हो गया, फिर तीसरा क्षेत्र कपड़ा उद्योग हो गया, फिर हेल्थ सेक्टर है, फिर हमारा जो है रेलवेज है, फिर हमारा एविएशन है जो रेलवे हो गया, फिर विमानन हो गया, फिर डिफेंस सेक्टर है जो रक्षा जो क्षेत्र है उसमें टेलीकम्युनिकेशन संचार क्षेत्र में हो गया, फिर हमारा स्पोर्ट्स में हो गया, खेल में हो गया, स्पेस में हो गया, अंतरिक्ष में हो गया। इन सभी क्षेत्रों में FMCG प्रोडक्ट्स जो हो गया, जो घरेलू उपयोग में जो उत्पाद हैं उन पे हम फोकस करके, फिर हम लोग रिसाइकलिंग मतलब पुनर्चक्रण, जो कुछ चीज़ें उनका रिसाइकलिंग करके, जो वेस्ट जो हो रहे हैं उनका रिसाइकलिंग करके फिर उसे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छे ढंग से काम करके जो है हम लोग अपने 100 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इकॉनमी के जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, टेक्सटाइल, हेल्थ, रेलवे, एविएशन, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, एक्सपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स, स्पोर्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसाइकलिंग सेक्टर्स। ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम काम करके 100 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ इकॉनमी जो है हासिल कर सकते हैं। कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, रेलवे हो गया, विमानन हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, संचार क्षेत्र हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, एक्सपोर्ट आयात क्षेत्र हो गया, प्लस जो है हमारा जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, जो गाड़ी निर्माण जो उद्योग है उसमें काम करके हम लोग अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी गाड़ी बना करके। स्वदेशी निर्मित जो कुछ FMCG प्रोडक्ट्स जो घरेलू उत्पाद की चीज़ें हैं वो स्वदेशी निर्मित अगर हो तो उसके भी एक्सपोर्टेशन से हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, या फिर उसके स्वयं के यूज से भी हो सकता है। फिर रिसाइकलिंग जो हो गया उस सेक्टर में, जैसे कि जो रिसाइकल आइटम्स जैसे प्लास्टिक्स हो गया या कुछ अदर सेक्टर्स की जो चीज़ें होंगी जिससे हम रिसाइकिल करके हम लोग जो है बेहतर अपनी इकॉनमी को सुधार सकते हैं। इससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, साथ साथ हमारी जो कॉस्ट है वो भी बचेगी। तो इससे भी हमारा जो है जो 100 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इकॉनमी जो है हम लोग हासिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जो खेल उद्योग में हम अच्छा करके कर सकते हैं, स्पेस क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में हम लोग अच्छा करके कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी सेक्टर्स पे जो हमें ध्यान देना चाहिए और इन सभी सेक्टर्स पर अगर हम काम करें और जो इन क्षेत्रों में ये बिल्कुल संभव है। देखिए, जो लोगों का मानना है कि ये संभव नहीं है 100 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इकॉनमी, मेरा मानना है ये 100% संभव है अगर आप इन क्षेत्रों में कुछ नए क्रिएटिव आविष्कार करते हैं। और क्योंकि मैंने 15 साल 16 साल से मैं आविष्कार के क्षेत्र में हूँ, तो इस दौरान मैंने पाया 2005 से लेकर अभी तक जो मैंने पाया है कि उस दौरान हम कुछ ऐसे इनोवेशंस कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने आसपास के और भी कई वैज्ञानिक उन लोगों को देखा है कि उनके आविष्कारों की वजह से जो है आज भारत के GDP में बहुत अच्छा उछाल आया है, बहुत अच्छी इकॉनमी भी हमारी मजबूत हुई है। तो इस संदर्भ में अगर हम बेहतर काम करना चाहते हो तो हमारे इन सभी सेक्टर्स जिसका मैंने चर्चा किया अभी, उन सभी सेक्टर्स में काम करके जो है हम उन सभी सेक्टर्स में जो है इनोवेशन करके जो है हम लोग अपने 100 ट्रिलियन ऑफ डॉलर 100 ट्रिलियन डॉलर ऑफ इकॉनमी को हासिल कर सकते हैं। तो अब ग्रोथ रेट में आप बात करते हैं क्या ग्रोथ रेट रहनी चाहिए। अभी 2024 चला, 2024 से 2029, फिर 2029 से 2034, 2034 से 2039, 2039 से 2044, 44 से 49 तक क्या ग्रोथ रेट रहनी चाहिए। तो 2024 से 2029 अगर हम 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी हर साल हासिल करते हैं, अभी जो हमारी है उसके साथ हम 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर हर साल उसमें जोड़ते जाते हैं, उसके लिए ग्रोथ रेट हमें चाहिए 7 से 10% का। तो फिर हमें जो है लगभग अगले 5 साल में हमें 5 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स हमारे जो है इकॉनमी में बढ़त होगी। अभी में और 5 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं उसमें जुड़ जाएगा। फिर अगर हम 2024 से 2029 की बात करें तो उसमें हमें जो है आपको 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी अगर हम हर साल हासिल करते हैं, उसके लिए हमें ग्रोथ रेट चाहिए 10 से 13%। तो अगर हम कोशिश करते हैं इसमें तो हमें जो है अगले 5 सालों में हमें जो है इसमें जो 15 से 25 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी जो हमारी जो है जो उसमें हासिल हुई 2029 में जो हासिल हुई उसमें 15 से 2029 से लेकर के 2034 तक में जो है 15 से 25 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी और जुड़ जाएगी। तो मिनिमम अगर आप 5 ट्रिलियन डॉलर जो है तो 20 ट्रिलियन डॉलर्स होगा। तो इतना हम हासिल कर सकते हैं 2034 तक। फिर 2034 से 2040 चर्चा करें तो 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी पर ईयर की ग्रोथ से हम लोग हासिल करें तो हमारा जो उसके लिए GDP हमारा चाहिए तो 13 से 16% हमारा GDP ग्रोथ रेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं डॉलर्स जो है 5 ईयर्स में 25 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी हम लोग हासिल कर लेंगे।
जो कि उसमें और एडिशन हो जाएगा। जो हमने हासिल किया है 2034 तक में, उसमें और 25 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी जो उसमें और जुड़ जाएगा। फिर 2040 से 2044 तक हमें 7 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स पर एनम अगर हम उसमें हासिल करते हैं तो फिर हमें जीडीपी जो है 16 से 18% उसके लिए चाहिए। तो हमारा जो अगले 2044 के अंत तक में जो है हमें 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर्स और हमारी इकॉनमी में जुड़ जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं 2044 से 2049 तक, जब हम लोग अपने 9 से 11 ट्रिलियन डॉलर्स 9 to 11 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर अगर हम हासिल करते हैं तो हम लोग जीडीपी जो हमारा जो है 18 से 20% उस दौरान रहना चाहिए, जो कि अचीवमेंट जो हमारी 18 इसमें जो जुड़ जाएगी 45 से 55 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी उसमें और जुड़ जाएगा। जो हमने 2044 तक हासिल किया है तो हम लोग उसमें जो है 2044 से हासिल कर 2049 तक में 45 ट्रिलियन डॉलर कम से कम और अधिकतर 55 ट्रिलियन डॉलर और जुड़ जाएगा। तो इन सब का जोड़ जब हम करेंगे तो हम लोग पाएंगे 100 ट्रिलियन डॉलर के करीब या उससे अधिक हम हासिल कर रहे हैं। तो अभी भी जो लोगों को आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव होगा, बिल्कुल होगा। आप इनोवेशन पर ध्यान दीजिए, आप रिसर्च पर ध्यान दीजिए, नई चीज़ें खुद बनाइए, उसे जो स्वदेशी निर्मित होना चाहिए, उसका एक्सपोर्टेशन होना चाहिए। तो बहुत अच्छा, हम लोग के पास इतनी एनर्जी है, इतने वर्क फोर्स है कि हम लोग कर सकते हैं इसे। मैंने खुद अपने संदर्भ में मेरा खुद 200 से 300 आविष्कार अभी तक है, मैंने 200 से ज़्यादा मैंने आविष्कार में रजिस्टर करवा चुका हूँ। तो जब वैसे क्षेत्र में हम लोग जब एक व्यक्ति मैं कर सकता हूं तो फिर और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होना चाहिए जिसकी वजह से आप इनोवेशन कर सकते हैं। पहला, कैरेक्टर होना चाहिए आपके पास बेहतरीन। दूसरा, आपका ट्रूथ होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास लगातार डेडिकेशन के साथ परसेवरेंस धैर्य होना चाहिए। किसी भी आविष्कार करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। आप सच्चाई पर काम करें, आप जो है धैर्य के साथ काम करें और आपका चरित्र होना चाहिए। इस 3 के बिना आप आविष्कार नहीं कर सकते। और अगर हमारे यंग इंडिया के पास ये 3 चीज़ें हैं तो हम बेहतर ढंग से आविष्कार कर पाएंगे। और अब इसके लिए हमारे पास जो हमारा 100 ट्रिलियन डॉलर ये जो जीडीपी हम कैसे हासिल करें, इसके लिए क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। तो पहला है एनर्जेटिक यंग इंडिया और हमारा जो एक्सपीरियंस ओल्ड इंडिया। तो जो हमारे बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, अनुभवी बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं और जो ऊर्जावान जो नौजवान युवा हैं, ये सभी जो युवा लोग हैं, ये सभी जो हमारे पास वर्क फोर्स में बहुत अच्छी मात्रा में 60 से 65% जो हमारे पास आज के डेट में है। इसके बाद हमारे पास बहुत मात्रा में लैंड है, लैंड की भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास रॉ मटेरियल्स की भी कोई कमी नहीं है। जो कच्चा माल जो है वो भी हमारे पास भरपूर मात्रा में। टेक्नोलॉजीज डेवलपर जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, वैसे IT सेक्टर्स के लोग हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवी लोग सब हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं हमारे देश में। फिर हमारे देश में इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे देश में डिजिटल इंडिया का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहेगा। फिर आर्किटेक्ट्स जो हैं, जो वास्तुकलाकार हैं, वो भी हमारे देश में बहुत अच्छे हैं। आर्किटेक्ट्स भी जो है हमारे पास, गृह कलाकार, तो वो भी जो आपको न्यू इंजीनियरिंग के लिए जो है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स भी हैं। फिर मिनिस्ट्रीज हमारे पास जो भी सेक्टर्स की मैं चर्चा किया अभी, चाहे एग्रीकल्चर की किया, एनर्जी किया, टेक्सटाइल किया, हेल्थ की किया, या फिर आपको डिफेंस की, रेलवे की, एविएशन की, बैंकिंग की, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सपोर्ट की, ऑटोमोबाइल्स की, या फिर स्पोर्ट्स की, स्पेस टेक्नोलॉजी की, FMCG प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग की, इन सभी के हमारे पास मंत्रालय उपलब्ध हैं आज के देश में। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज चाहिए लगभग हमारे पास उपलब्ध हैं। इसका डिजिटाइजेशन का भी हमारे देश में बहुत अच्छा प्रचलन चला हुआ है। बहुत ज़्यादातर जो है डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। प्लस हमारे देश में UPI का भी बहुत अच्छा योगदान है। UPI के माध्यम से फंड्स इजीली जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कोई भी काम में रुकावट नहीं आती है, तो ग्रोथ भी अच्छी खासी बनी रहती है। जनधन योजना के माध्यम से हर किसी, चाहे कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, हर एक किसी के पास पैसा उपलब्ध है, हर एक किसी का पैसा सुरक्षित है। तो हर एक व्यक्ति का पैसा सुरक्षित है जनधन खाता के माध्यम से। ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि में से मैं एक मानता हूँ। एक उपलब्धि उनकी है, मैं जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि मानता हूँ कि उन्होंने जो हर एक सेक्टर में शिक्षा के लेके बहुत अच्छा, शिक्षा और रिसर्च को लेकर, इनोवेशन को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्लस जैसे कि नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ, चाहे रोड का निर्माण होना, या फिर उन सभी में भी आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हमने बनाए हैं इस मामले में, अलग अलग सेक्टर। फिर जनधन योजना को मैं मानता हूँ जिसके माध्यम से हमने जो है हर किसी को जो है, हर किसी को खाता धारक बनाया, हर किसी का पैसा सुरक्षित किया, हर किसी को पैसे की अहमियत समझाई गई। तो इसके साथ साथ जो है हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग एंड सेफ जो है बैंकिंग सिस्टम है। आज हमारे RBI के माध्यम से जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सभी का पैसा सेफ रहता है और पैसा जो है बहुत ही स्ट्रांगली जो है और सेफली जो है कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद विजनरी कॉर्पोरेट्स हैं हमारे पास, ऐसे बहुत अच्छे अडानी हों या अंबानी हों, या ऐसे बहुत सारे विजनरी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, जो कि इस संदर्भ में बहुत अच्छे ढंग से अपने ऊर्जावान शक्ति के साथ जो है इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कोशिश करें तो हम लोग 100 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकॉनमी पे को हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए हमारा तो टारगेट है कि हम इतना हासिल करें, लेकिन कहावत है कि विदाउट फ्रिक्शन यू कैन नॉट अचीव योर डेस्टिनेशन। तो बिना फ्रिक्शन के आप यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड।
तो फ्रिक्शन होगा ही और अपोजिशन रहेगा ही। जब हमारी केंद्र सरकार की कोई नीति होगी, हमारे द्वारा कुछ कोशिश की जाएगी, तो उसमें फ्रिक्शन आएगा ही, उसमें रुकावटें आएंगी ही। तो इसके लिए जो मेरा यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब लोग अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी पार्टी के लोग हों, मैं सीधी तौर पर बात करता हूँ। तो फिर ये सारे लोग क्या क्या जो परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं, जो आज तक करते हैं, पिछले 60 साल में उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया। सोनिया गांधी के बारे में कोई व्यक्ति पता कर सकता है, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार करती है, तो उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? मेरा सीधा सा सवाल है, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? आरटीआई के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग आरटीआई के माध्यम से पता करें सोनिया गांधी की संपत्ति कितनी है। बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति है, इंडिया में भी है, विदेशों में उनकी बहुत संपत्ति। तो इतना संपत्ति उनके पास आया कहाँ से? इतनी संपत्ति उनके पास आई कहाँ से? तो ये सवाल है। और वो लोग बोलते हैं कि मैं देश के लिए कर रही हूँ, उनके पुत्र कहते हैं मैं देश के लिए कर रही हूँ। तो ठीक है, आपके पास क्या रीज़न है, आप बता सकते हैं? आप बड़े अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे मतलब चांदी के चम्मच लेके पैदा लेने वाले व्यक्ति हैं वो। तो इतना जो सिल्वर स्पून के साथ हैं, तो उनके पास जो सिर्फ कह देने से कि लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, उसका क्या तरीका है? आपका क्या है? उसके ऊपर क्लियर कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है कुछ और भी सवाल करते हैं कि जो है ऐसे लोगों का सवाल रहता है आपको कि जो है, और ये लोग जो कहते हैं कि संविधान बदल देंगे नरेंद्र मोदी जी। तो संविधान बदलने के लिए ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं इस चुनाव के दौरान। मेरा ये कहना है कि इसके लिए जो है आम जनता के कई लोग, जितने भी जो है वो लोग, इस सवाल पे कोर्ट में केस भी फाइल किया जाए कुछ दिनों में, जिसका उनको जवाब देना होगा राहुल गांधी जी को और बाद बाकी लोगों को कि जो है संविधान कैसे नरेंद्र मोदी जी बदल सकते थे। बल्कि संविधान बदलने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 बहुमत राज्यसभा में, और कम से कम जितने भारत में राज्य हैं उसका 50% जगह पे जो है वहाँ की सरकार जो है वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार 50% राज्यों में भी होनी चाहिए, तब जाके संविधान बदला जाएगा। आपने लोगों को जो दिग्भ्रमित किया, लोगों को भ्रमित करके जो आपने जो कोशिश किया कि भारत को रोकने का, इसके लिए आपको चीन से या बाद बाकी जो फंड मिला है, विदेशी जो फंड मिला है, ये सभी लोग जानते हैं, ये विदेशी फंड मिला है, इसके माध्यम से जो आप लोग जो इंडिया की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर भारत रुकेगा तो फिर चीन बढ़ेगा, और भारत कभी नहीं चाहे, जो है चीन कभी नहीं चाहे कहते हैं जो भारत आगे बढ़े। तो आप लोग को तो वहाँ से फंड मिलता है, तो आप लोग का काम है अपना पेट भरना है, देश को रोकना है। तो इसलिए ये लोग, आप लोग ये काम करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है जो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, उनको कोई व्यक्ति नहीं रोकता है। तो आप उड़ीसा का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तराखंड का चुनाव देख लीजिए, बाद बाकी राज्यों का चुनाव देख लीजिए, अभी भी बहुत लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहाँ तक संदर्भ हो सके कानूनी स्तर पर लड़ाई करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। अब बात करते हैं आपको फॉरेन फंड्स जो आपको मिलते हैं, सोनिया गांधी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसका सवाल वो पहले दें। इसके अलावा जो है उनको जो रेगुलर, अब अगर ये लोग जब केंद्र के काम में अड़ंगा डालेंगे, जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की जो सरकार, जो वो विकसित भारत का जो संकल्प लेके चलें, उसके काम में अड़ंगा डालेंगे, उनके लिए भी मैंने कहा है कि मैं और जो हमारे साथ जो लोग हैं उनके तरफ से भी जो है उन लोगों को कैसे रोका जाएगा, तो इसी में बताऊँगा कि अब जो है उनके जो MLA जीतेंगे, MP जो उनके जीते हैं, उनकी तो केंद्र में सरकार है नहीं, अगर वो लोग MLA MP जो उनके रहेंगे, उनको फंड उनको मिलता है, उनको जो विधायक फंड मिलता है, सांसद फंड मिलता है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, जो सरकारी काम हो गया उसके लिए ग्रामीण विकास फंड हो गया, सरकारी घर योजना हो गया, या फिर उज्ज्वला योजना, इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको पेमेंट दे रही है। लेकिन आपको जो निजी फंड, निजी विकास फंड जो मिलता है, उसकी जानकारी आपको अपने इधर के मतदाताओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को, जहाँ से आप जीत के आए हैं वहाँ के लोगों को आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो RTI के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा जो है इसकी जानकारी हासिल की जाएगी। आपको वहाँ की कम से कम 50,000 से 1 लाख मतदाताओं के द्वारा आपके नाम पर RTI मांगा जाएगा, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, और ये आपको लिखित में देना पड़ेगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, ये आप इसे रोकें। तो आप पहले, अगर आप केंद्र के कामों को रुकावटें बाद में बनाएंगे, पहले आप अपने आप को बचाने का सोचिए। कि आप लोग जो विपक्ष में बैठ के पैसा खाते रहते हैं, केंद्र की योजनाओं पे काम करवा के बोलते हैं हमारा काम हमने करवाया है। भैया, केंद्र से 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, पिछले 5-10 सालों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इसका जानकारी जो है खुद EPFO वेबसाइट पर, EF फंड जो है वहाँ के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप कैसे कहेंगे रोजगार नहीं मिला है? इसका खुद गवर्नमेंट डाटा है। अगर आप इस डाटा, उसमें हर एक व्यक्ति की जानकारी है, तो आप उनसे पूछिए कि इसकी जानकारी है कि नहीं मौजूद है। आप लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो आपको भी जो फंड मिलता है उसकी जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पे अपने इधर के जो लोग हैं, आप जहाँ से जीत के आए हैं, चाहे आप जिस विधायक क्षेत्र से जीत के आए, जिस सांसद क्षेत्र से जीत के आए, उनको आप देना पड़ेगा। तो आप पहले अपने बारे में सोच लीजिए। और इसके साथ साथ में हैं जो लोग संविधान बदलने, खासतौर में बोलूँगा जो लोग बोल रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें भी तो चर्चा करेंगे संविधान बदलने की। तो मैं बता दूं, संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत जो है आपको लोकसभा में, 2/3 बहुमत राज्यसभा में, और 50% जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो केंद्र में जो मौजूद सरकार है उसकी बीजेपी की सरकार के लोग होने चाहिए, तभी जा करके संविधान बदला जा सकता है। तो फिर ऐसे तो बदला नहीं जैसे तो फिर आप जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अपनी सरकार अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। लालू यादव ने क्या किया ये सभी लोग जानते हैं। वो चारा चोर है, वो जेल में रह के आए, वो सभी लोग जानते हैं। वो लोग सोचेंगे मुझे, भैया मैं सीधी तौर पे बात करता हूँ, और आज मैंने ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मैंने कई ऐसे इन्वेंशन किए हैं जिसकी वजह से देश की इकॉनमी में
उछाला है। पहला अगर बात करें तो मैंने ऐसा आई के माध्यम से बायोडीजल बनाया, जिसको आज रिलायंस कंपनी जो बायोफ्यूल जो लॉन्च करे, वो मेरा ही आविष्कार है। इसके अलावा डीएनए बेस्ड कोविड-19 रिसर्च, डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जो वो भी मेरा आविष्कार है। इसके अलावा जो है ऐसे कई सारे जिसका मैं जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, इसलिए मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे दबाओगे तो आप लोग के इन्वेस्टमेंट के पैसे भी डूब जाएंगे। तो मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, उनके पैसे उसमें लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के जितने भी जो मेडिसिनल हर्ब्स के थ्रू जो जड़ी बूटी से दवा बनती है, वो मेरा इन्वेंशन है। ये मेरे पास का आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मेरे पास। तो अगर मुझे दबाओगे तो इसके साथ साथ जो है और भी कंपनी भी डूब जाएगी। अगर मेरा काम बंद हुआ तो उन लोगों की कंपनी भी डूब जाएगी, क्योंकि राइट मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है। तो मैं जो बोलता हूँ सीधी तौर पे बात करता हूँ। मेरा एक विजन है, मैंने 200 से ज़्यादा 300 का आविष्कार मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा मकसद है भारत को भी एक मजबूत राष्ट्र बनाना। मैं कहीं विदेश नहीं भागा, जैसे बाकी वैज्ञानिक करते हैं। जब पैसा आ जाता है, मौका, मुझे भी अमेरिका से मुझे मौका आया था 2016 में, लेकिन मैं नहीं गया। मेरा मकसद था कि देश के लिए कुछ करने का। मुझे जापान से मुझे मौका आया, अमेरिका से मुझे मौका आया, यूके यूनिवर्सिटी से मुझे मौका आया, लेकिन मैं सबको मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि मेरा मकसद है देश के लिए कुछ करने का। तो इसके लिए मैं लगातार आविष्कार करूँ। और इसमें जो भी लोग रुकावटें डालेंगे, तो अगर वो सिर्फ एक नेता है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं के बीच में अपने ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मैं सभी क्षेत्रों में काम कर सकता हूँ, तो मुझे किसी का डर भय नहीं है, और ना ही कुछ कभी डर भय दिखाने की कोशिश करें। नहीं तो मेरे तरफ से या मेरे लोगों की तरफ से इतने आरटीआई फाइल किए जाएंगे, जिसका जवाब देते देते उनके पसीने छूट जाएंगे। अपोजिशन लीडर्स के पसीने छूट जाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं आने वाले विधानसभा में भी जो अपोजिशन लीडर हैं वो कोशिश करेंगे, जो है अपने अपने वादे करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो मैंने 2020 में मैंने ये कहा था कि विधायक फंड और सांसद फंड के बारे में, जिसके बाद ये लोग परेशान होकर के जितने भी निर्दलीय उम्मीदवारों को हरा दिया गया। सिर्फ 4 पार्टियों को जो है सरकार बनी। बाद में नीतीश कुमार जदयू राजद और जदयू शामिल हो गए, जो कि दोनों कभी साथ नहीं बोलते थे, फिर वो लोग शामिल हो गए। नैतिकता का मतलब सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि नैतिकता का मतलब है कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। तो अगर इस बार भी ये लोग कुछ कोशिश करें, तो इन लोगों को इस बार हमारे मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार है कि अगर आप जो वादा कर रहे हैं, अब उन सभी जो भी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में आएंगे, केंद्र की सरकार की सभा खत्म हो गई, केंद्र सरकार की जो है केंद्र में जो सरकार बनी है उसके लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब जो अपोजिशन लीडर बैठे हैं उन लोगों को जो फंड मिल रहा है उसकी जानकारी अब उन्हें आरटीआई के तहत देनी होगी। और प्लस जो अब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो अपोजिशन देखे, जो बीजेपी जो करती है उसका आप जो भी वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसका आप रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं। जितने वादे किए उन सबके पूरे किए हैं, सब पूरे किए हैं। लोग कहते हैं 15 लाख का वादा किया है, तो 15 लाख उन्हें कहा था, लगभग 15 लाख का हर किसी को फायदा होगा, ताकि बोला था 15 लाख सबके खाते में बचत होंगे, और बचत हुआ भी। अगर आप कहें उस समय जो डिप्रिसिएशन की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे थे, जो मनमोहन सरकार की तरफ जो नुकसान में बढ़ रहे थे, 4 से 6% पे आ गई थी इकॉनमी, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था उसको नुकसान को रोका गया है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो सभी को इतनी 140 करोड़ की आबादी है, और हमारा एग्रीकल्चर लैंड हमारा घट रहा है। हमें अपने ही क्षेत्र में फसल को उपजा कर, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक खेती लॉन्च की है। आयुर्वेदिक खेती का यही ताकत है कि एक साथ एक ही जगह पर सभी फसलों को लगाया जा सकता है। यही आयुर्वेदिक खेती का कमाल है। तो इसके माध्यम से हम लोग, मेरी कोशिश है कि हर किसी को भोजन प्राप्त हो, और तभी जाके महंगाई कम होगी। कुछ लोग जो कि अपोजिशन लीडर जो कुछ अभी सीट हासिल किए हैं कि भैया हम एमएसपी डबल कर देंगे। आप एमएसपी डबल करोगे तो क्या आप अपनी जेब से दोगे? आम जनता को अपनी जेब से दोगे क्या? इसका जवाब है तुम्हें? आप अपनी जेब से नहीं दोगे, आप सीधा सा बात है उसकी महंगाई आप बढ़ाओगे। फिर तो केंद्र में बैठे रहोगे, लूटते रहोगे, कौन आपको रोक लेगा? तो इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ये लोग जो भी वादा करेंगे उन्हें रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर कोर्ट के द्वारा, अपने क्षेत्र के कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पे वो लिख करके देना होगा जो भी वो वादा करेंगे, ताकि वो जो मतदाता हैं उनके साथ धोखा ना हो। और जब वो अगर जीत करके जाते हैं, एमएलए बन के जाते हैं, तो उन्हें अगर वो ऐसा वादा को पूरा नहीं करते हैं अपने क्षेत्र में, तो फिर उन्हें इसका जो खामियाजा जो वहाँ के मतदाता हैं उनसे लेंगे, उनसे वसूलेंगे, वो कोर्ट में केस फाइल करके रजिस्टर्ड से। ये अधिकार है। सिर्फ आप बोली से एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति कोई रेंट लेता है या फिर कभी कोई व्यक्ति कहीं पे कोई काम करता है, जब कोई आम इंसान कोई काम करता है, तो फिर वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। तो फिर यहाँ पे कोई सांसद या कोई विधायक जो पूरे देश को चलाने की बात करता है, पूरे लाखों लोगों के बीच एग्रीमेंट करता है, लाखों लोगों के विश्वास को जीतता है, उसके साथ कोर्ट के द्वारा एग्रीमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? अब जो भी मेरा ये सीधा सा सवाल है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय से सवाल है कि ये जो धोखाधड़ी हो रहा है, संवैधानिक जो हमारे संविधान का अपमान हो रहा है, ये चीज़ कि इतने सारे लोगों के 8 लाख 10 लाख वोटर्स के साथ में जो ये एमपी एमएलए ये सब लोग धोखाधड़ी करते हैं, 2 लाख 3 लाख लोगों को धोखा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में नहीं करते हैं। तो इसके लिए कानून बनना चाहिए कि आप जब भी वादा करें तो रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पर उसको लिख के दें, उसे अपने वेबसाइट पर या अपने पोर्टल पर या अपने सोशल मीडिया चैनल पर या कहीं पर भी आप उसे पब्लिश करें कि हमने ये वादा किया है, इसको लिख करके हस्ताक्षर करके दें। अगर हम जीतते हैं तो ये उन वादों को पूरा करेंगे। अगर आप जीतने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो ये अधिकार होना चाहिए मतदाताओं के कि वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और ये अब किया जाएगा। जो भी विधायक जो जीते हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो अपोजिशन लीडर जीते हुए, उन्होंने जो दिखाया कि हमने काम किया, भैया आपने काम नहीं किया, केंद्र की योजनाओं से, केंद्र से आपको जो पैसा मिला उस पर काम हुआ है।
जो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले क्लेम कर रहे थे कि 5 लाख नौकरी आपने दी, 5 लाख नौकरियाँ आपने दी है क्या? 5 लाख नौकरियाँ जो भी नौकरी का सवाल उठाया, 16 केंद्र के द्वारा जो 6 करोड़ नौकरियाँ दी गई, उसी में से 5 लाख नौकरियाँ मिली हैं। तो आप जो ये सवाल जो उठा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आपने 5 लाख नौकरी, आपने नहीं दी 5 लाख नौकरियाँ। अगर आपका रिपोर्ट है तो दिखाइए कहाँ है 5 लाख नौकरियाँ आपने दी हैं। तो ये धोखाधड़ी का काम जो आप लोग करते हैं तो ये खत्म हो चुका है। और लगभग 50,000 जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं इस संदर्भ में, और इसके संदर्भ में अब जो कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस तरह का धोखा देंगे, जो लोग इस तरह से जो केंद्र की परियोजनाओं में रुकावट बनाएंगे, उन सभी के साथ ये किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि देश की प्रगति में हो रहे जो भी काम हैं, जो देश की जो 60 वर्षों तक जो कांग्रेस या फिर जो कांग्रेस जिन्होंने साथ मिली भगत में जो सरकारें बनाई, उसके साथ जो देश को रुकते रहे, रुकावटें बनाते। लेकिन अब केंद्र जो विकसित भारत की तरफ बढ़ चुका है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया जा चुका है, उसे पूरा करने में जो भी विपक्षी दल के नेता रुकावटें बनेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो है वो जब 60 वर्षों तक वो लोग शासन किए, उन्होंने क्या किया वो अपना रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत करें। 200 वर्ष उनका जो कार्यकाल बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही था। अंग्रेजों को भी 200 साल तक उन्होंने देश को बर्बाद किया, लूटा। सोनिया गांधी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये सवाल उठना चाहिए। तो फिर ये जो अपोजिशन लीडर्स जो मिलकर के करेंगे 200 वर्षों तक जो सोच रखे हैं कि अंग्रेजों के समान देश को बर्बाद करते हैं, देश को पीछे धकेल दें, तो ये होगा नहीं। आम जनता 140 करोड़ की है, वो आपको पसीने छुड़ा देंगे, आप लड़ते लड़ते थक जाइएगा। तो इसलिए देश के हित में जो काम किया जाना चाहिए उसे कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। जो लोग नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहते हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग विरोध करेंगे उन्हें के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसे करें और ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि आप जब कुछ कर नहीं सकते तो झूठा वादा भी नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े बाप के बेटे हैं तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि देश को लूटते रहें सालों साल। इसी के साथ मैं अपोजिशन लीडर्स को जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। अब मैं ये भी बता दूँ कि मैं कुछ सक्रिय, मैं जो बातें बोला, मैं कुछ सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। मैंने 15 से 20 साल मैंने जो है आविष्कार किया है, अभी भी कर रहा हूँ हर साल। कल भी मैंने रात में मैंने एक इन्वेंशन मैंने किया। मैं इसको उजागर नहीं करूँगा कि कल मैंने रात में इन्वेंशन किया, बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ है। ये प्लास्टिक के कंजम्पशन को न्यूनतम स्तर पहुँचा देगा और फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वेस्ट नहीं होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसे भी कुछ दिन में लॉन्च किया जाएगा। इससे आप समझिए नहीं भी तो कम से कम 150 से 200 बिलियन डॉलर जो है हमारा पर एनम बचेगा, प्रत्येक साल बचेगा। तो मैं जो ये सब कुछ बोल रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपने आविष्कारों की वजह से बोल रहा हूँ। और कोई लोग सोचेंगे वो मुझे रोक देंगे, तो भैया मुझे रोकना संभव नहीं है। मुझे आप जेल में भी डाल दोगे तो भी वहाँ रह के कि मेरा इतना अधिकार है कि मैं आविष्कार हूँ। और जहाँ तक मेरे को मारने की बात है तो मैं बता दूँ कि भैया कितने आए कितने गए। मुझे कुछ करोगे तो जितने भी इन्वेंशन मैंने कर रखे ना, जिस पे फंड ले रखे हो, अभी बायोडीजल 2,35,000 करोड़ रिलायंस कंपनी उस पर बायोडीजल बना रही है, वो मेरा इन्वेंशन है। तो 2,35,000 करोड़ रुपये डूब जाएंगे, तो कंपनी वाले तो आपको कुछ करने देंगे नहीं मेरे खिलाफ। आप सोच लो क्या करोगे। कोविड-19 डीएनए बेस्ड वैक्सीन मेरा रिसर्च है। ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर मेडिसिन बन रहा है वो मेरा रिसर्च है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर आप मुझे कुछ करते हो तो उसका खामियाजा आप लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। वो सारे काम बंद हो जाएं, क्योंकि मैंने इन्वेंशन जो किया उसमें ऐसा रिपोर्ट मैंने तैयार कर दिया है कि मेरे बाद किसी को नहीं, जब तक मैं हूँ तभी तक, तो कोई उसे बनाने का अधिकारी नहीं होगा। तो उसमें कांग्रेस के भी पैसे लगे हैं, केंद्र सरकार के भी नेताओं के पैसे लगे हैं, तो मुझे किसी का डर नहीं। तो मैं जैसे कह रहा था कि ना ही मैं किसी सक्रिय राजनीति में हूँ और ना ही मेरे पास इसके लिए कुछ समय है। मैं भारत की संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अधीन एक वैज्ञानिक हूँ। और मैं आज इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गलत दुष्प्रचार करके अपोजिशन के लीडर्स देश की व्यवस्था को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये खाली अपना जेब भरते हैं। इनके संदर्भ में मैंने आवाज़ उठाई है और पहले भी उठाता रहा हूँ। इसके संदर्भ में इन्होंने मुझे पारिवारिक स्तर पर कोशिश की नुकसान पहुँचाने को, तो इसका मैंने जो हिसाब बराबर भी किया। और अभी मैं पूरी तरह से इतना मजबूत ज़रूर हूँ कि अगर मुझे कुछ किया जाएगा तो इसका नुकसान उन्हें खुद होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं एक वैज्ञानिक के तौर पे जो मैंने आविष्कार किया है, इसी के ज़रिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं अपने आविष्कारों के द्वारा मैंने प्राप्त किया, कि जो मैंने जो 15-16 साल आविष्कार में लगाए, मैंने देखा इस दौरान कि मेरी जो शिक्षा है, मैंने जो आविष्कार किया, इसके लिए या 15-16 साल तक हार्ड कैरेक्टर जो मैंने मेनटेन किया, ये क्यों मैंने किया? यह इसलिए किया कि भारत को जो एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सके। मुझे मौके ज़रूर आए देश जाने के, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि मैं भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता हूँ। और इसमें जो भी रुकावटें आएंगी वहाँ मैं कानूनी स्तर पे या बल के स्तर पे दोनों तरफ से मैं लड़ने में सक्षम हूँ। और चूँकि जो है अभी कुछ लोग थे जो शेयर मार्केट में पैसा अपना लगाए हुए थे, सट्टा बाज़ार में पैसा लगाए हुए थे, इस उम्मीद में कि उससे कमाएंगे और कमा करके मुझे डिस्टर्ब करेंगे। तो चूँकि मेरे को पता था 295 में करीब सीट आने वाली है, लेकिन जान करके मैंने जो कहा 4 दूनी 400 पार, वो लोग पैसा तो लगा दिए, लेकिन उन्हें किसी का 10 लाख, मुझे खबर आई किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 1 करोड़। एक कलकत्ता के निवासी हैं, उन्होंने मुझे दुश्मनी मोड़ ले रखी है, उनके 1-1.5 करोड़ रुपये उनको नुकसान हो गया।
तो उनको समझ में उनको आ जाना चाहिए कि रियल पॉलिटिक्स वो नहीं है, असली राजनीति वो नहीं है जो आप पीठ पीछे करते हो। असली राजनीति वो है जो शांत रह के सामने सामने किया जाता है, इसे रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं राजनीति क्या है, जानना चाहते हैं, तो लुईस 16 के कार्यकाल, जो फ्रांस की राजनीति थी, जो विदेश की राजनीति थी, लुईस 16 का कार्यकाल, उसको पढ़िएगा। उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है ऐसे जो विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैसे ही लुईस 16 के समय जो है भारत उनके देश को नुकसान पहुंचाया गया था। तो कैसे वहाँ की जनता ने उन्हें मजा चखाया था। तो अगर भारत में ये विपक्ष में बैठे जो सभी दल के नेता हैं, वो भारत की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन्हें कानूनी और बल दोनों स्तर पे उन्हें समझा दिया जाएगा कि ताकत क्या होती है, भारत की संवैधानिक ताकत क्या है या आम आदमी की ताकत क्या है, उसे समझ में आ जाए। और इसका जीता जाता सबूत केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल जी बोलते हैं कि वो सभी जगह जो है शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया आप हर एक 100 मीटर पर जो है दारू की दुकान खोल रखे, 100-200 मीटर पर आप दिल्ली को एकदम गंदी नालियाँ बना के रखे हुए। मैं 2016-17 तक दिल्ली रहा था। 17 में अप्रैल में मैं वापस आ गया था। इसके बाद जब मैं दोबारा गया 5-6 साल के बाद, तो मैंने देखा दिल्ली एकदम पूरी बदली हुई है। वहाँ पे ज़्यादातर युवा वर्ग नशे में है, नशे की आदत उन्हें लगी हुई है। सिगरेट हो, शराब हो, इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है। वहाँ की प्रशासन व्यवस्था किसके अधीन आती है? तो जो वहाँ की जो सरकार जो है, वहाँ जो सरकार बैठ रही है केजरीवाल, उनके द्वारा ही शराब की ऐसी नीति बनाई गई कि भैया जहाँ हर घर दारू, हर घर शराब, हर घर शिक्षा वो लोग नहीं करेंगे। केजरीवाल हर घर शिक्षा नहीं करेंगे, केजरीवाल को हर घर शराब बेचना है। तो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आगे भुगतेंगे भी। उन्होंने इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य में भी वो बोलते हैं कि मैंने इस पर एक पोस्ट भी डाला था, स्वास्थ्य में वो बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया। भैया आपने एक ही परिवार के सभी के नाम से ID बना करके सभी के नाम पे बता दिया इलाज करवाया, लेकिन आदमी तो एक ही इलाज हुआ था। तो इस दौरान मैं इस पर ज़्यादा नहीं विषयांश करूँगा। ये कानूनी स्तर पर जांच का विषय है और ये चल रहा है, और इसका जो बराबर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, इसको कोई रोक नहीं लेगा। तो मेरा जो है यही मानना है कि मेरी शिक्षा से जो विकसित भारत और ईमानदार और गौरवान्वित भारत का जो हमने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा किया जाए। और इसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जीते जी जितनी भी कोशिशें हैं वो करता रहूँगा। और मैं इसके लिए सहृदय जो है नमन करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से जो है मुझे मौका मिलता रहा है कि मैं और बेहतर आविष्कार करूँ और बेहतर काम करूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाए, और मैं अपने द्वारा भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं अब लोकल स्तर पर जो भी लोग धांधली कर रहे हैं अपोजिशन लीडर, उनके खिलाफ RTI के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो उसके लिए तैयार है। मैं अपने इस बात के साथ अपनी बातें रखता हूं और जो भी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, आगे करता हूं। मेरा मकसद है कि मैं अपनी जीते कम से कम 1000 आविष्कार करूँ, और मैं इस संदर्भ में लगातार कोशिशें करता हूँ और करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।